नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन उत्तराखंड। आपके साथ मैं रेणु प्रीति। इस वक्त पूरे प्रदेश में केदारनाथ विधानसभा सीट पर उपचुनाव को लेकर हलचल जारी है और पूरे प्रदेश में तैयारियां जोरों पर चल रही हैं और टक्कर देखी जा रही है कांग्रेस और बीजेपी पर। हालांकि अन्य निर्दलीय उम्मीदवार भी हैं जो चुनावी मैदान में उतरे हैं, लेकिन इस बार आखिर किसका पलड़ा भारी है और केदारनाथ विधानसभा सीट पर किन मुद्दों पर चुनाव लड़ा जा रहा है और कितना भय है मन में। क्योंकि अगर हम कांग्रेस की बात करें या हम बात करें बीजेपी प्रत्याशी की, दोनों के बीच टक्कर कड़ी है और चुनावी माहौल काफी जोरदार बना हुआ है। तो आज इसी विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे स्टूडियो में खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ कांग्रेस से सूर्यकांत धस्माना जी हैं, हमारे साथ बीजेपी से देवेंद्र भसीन जी हैं और हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विशेषज्ञ अतुल भरतरिया जी हैं। तीनों का आप सभी का बहुत बहुत स्वागत हम करते हैं। और सबसे पहले हम आना चाहेंगे बीजेपी से देवेंद्र भसीन जी के पास, क्योंकि केदारनाथ विधानसभा सीट पर उपचुनाव हो रहा है और शुरू से ही जब उपचुनाव की घोषणा की गई थी, कई सारे उम्मीदवार थे चुनावी मैदान में उतरने के लिए, कई सारे नामों की चर्चाएं तेज थी, लेकिन आखिरकार आशा नौटियाल के नाम पर ही मुहर लगाई गई। तो क्या वो वोटर्स को लुभाने में इस बार कामयाब रहेंगी? उन्हीं को चुनने की खास वजह क्या है? सबसे पहले तो बाबा केदारनाथ जी को मेरा प्रणाम और साथ ही दूरदर्शन के सभी दर्शकों को भी मेरा नमस्कार। जहाँ तक केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव का सवाल है, तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी यहाँ से ऐतिहासिक बहुमत से जीतने वाली है और हमारी प्रत्याशी श्रीमती आशा नौटियाल यहाँ से पिछली बार की अपेक्षा अधिक मतों से विजयी होंगी। जहाँ तक कई नामों की बात है, तो हमारा संगठन आधारित दल है और इसमें हर एक व्यक्ति को अपनी बात कहने और दावा पेश करने का अधिकार है। लेकिन जब हाईकमान कोई निर्णय ले लेता है तो उसके बाद सभी लोग एक मत से उस साथ जो है काम करना प्रारंभ कर देते हैं। और इसी प्रकार से आशा जी का जब नाम तय हुआ तो उनके नाम पर भी सब लोग अपना काम कर रहे हैं और पार्टी पूरी तत्परता के साथ माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी और माननीय प्रदेश अध्यक्ष श्री महेंद्र भट्ट जी के नेतृत्व में वहाँ पर काम कर रही है और हमारे कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह है। तो अब इस सीट पर हम प्रश्न यही रह गया है केवल कि हमारी प्रत्याशी कितने मतों से जीतेगी, क्योंकि पिछले चुनाव में हमारी प्रत्याशी जो श्रीमती शैला रानी रावत जी थी और जिनके दुर्भाग्यपूर्ण निधन से ये उपचुनाव हो रहा है, वे 8000 से अधिक वोटों से विजयी रही थी। और हमें विश्वास है कि इस बार ये जो मत का अंतर है वो पहले की अपेक्षा अधिक होगा और भारतीय जनता पार्टी इसमें एक बार पुनः अपना परचम फहराएगी। बिल्कुल, परचम कौन फहराएगा ये तो नतीजे बताएंगे। धस्माना जी आप बताइए, क्योंकि क्या कांग्रेस के पास कोई मजबूत दावेदार नहीं था? क्योंकि मनोज रावत के नाम पर मुहर लगाई गई है, कितना लुभाने वाले हैं इस बार वोटर्स को वो? नहीं, देखिए, मैं समझता हूँ कि कांग्रेस के पास बहुत सारे नाम थे और कांग्रेस ने बाकायदा जो हमारी प्रक्रिया है प्रत्याशी चयन की, उस प्रत्याशी चयन की प्रक्रिया को पूरा करके और मनोज रावत को वहाँ फाइनल किया। मनोज रावत जी को जब फाइनल किया तो जितने हमारे वहाँ पर अन्य प्रतिद्वंदी उनके चुनाव टिकट के घोषणा से पहले थे, वह सारे उनके साथ पूरी तन्मयता से, पूरी शिद्दत के साथ लग करके इस चुनाव को जीतने के लिए प्रयास कर रहे हैं। और मनोज रावत वहाँ के पहले विधायक रह चुके हैं। मनोज रावत इस राज्य के एक जागरूक पत्रकार भी हैं और एक एक्टिविस्ट हैं। वो पूरे राज्य की बात करते हैं। केदारनाथ जी के वो विधायक रहे हैं, केदारनाथ जी के संबंध में तमाम संघर्षों में साथ रहे हैं। केदारनाथ जी का जब आपदा आई थी 2013 में, उस 13 की आपदा में उनकी सक्रियता का ही नतीजा था कि वो 2017 में जब चुनाव लड़े तो भारी बहुत वहाँ पे चुनाव जीते। उसके बाद वो लगातार वहाँ पे सक्रिय हैं और उनकी योग्यता देखते हुए, उनकी पार्टी के प्रति प्रतिबद्धता देखते हुए उनको पार्टी ने प्रत्याशी बनाया है और पूरी मजबूती के साथ वो चुनाव लड़ रहे हैं। चुनाव में इस समय हालात ये हैं कि पूरी सरकार केदारनाथ जी में बैठी हुई है। पूरी सरकार वहाँ पर इतनी ताकत लगा रही है, जिस प्रकार से वहाँ से समाचार आ रहे हैं, मतलब मतदाताओं को लुभाने के लिए साम दाम दंड भेद सारा पूरी ताकत भारतीय जनता पार्टी ने तो लगाई हुई है। जो वहाँ की प्रशासनिक मशीनरी है, जो वहाँ का प्रशासनिक अमला है, वो भी पूरी ताकत लगा करके चुनाव जिताने की कोशिश कर रहा है। लेकिन आपने भी पूछा पलड़ा किसका भारी है, वहाँ पलड़ा जनता का भारी है।
जनता ने मन में पहले दिन से तय कर रखा है कि वहाँ पर कांग्रेस को जिताना है। और ये हम बद्रीनाथ जी के चुनाव में, मंगलौर के चुनाव में जब हम चर्चा में आते थे, हम ये बात कहते थे, तब भी भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता आते थे वो ये कहते थे साहब केवल अंतर का मामला है कि कितना अंतर होगा। और आपने देखा कि मंगलौर भी कांग्रेस जीती और बद्रीनाथ जी भी कांग्रेस ने जीता है, और केदारनाथ जी में भी जनता के आशीर्वाद से, केदार बाबा के आशीर्वाद से कांग्रेस वहां पर परचम ले रही है। चलिए, तो 23 नवंबर को देखा जाएगा जनता के मन में क्या है और किसे जनता इस बार जिताती है। अतुल जी, आप राजनीतिक विशेषज्ञ हैं और इस बार क्या लग रहा है आपको, क्योंकि बीजेपी से आशा नौटियाल, कांग्रेस से मनोज रावत, दोनों के बीच टक्कर है और ये चुनाव किस दिशा में जा रहा है इस समय? देखिए, पहली बात तो मैं प्रत्याशी चयन की कर लूँ आपसे। कांग्रेस में प्रत्याशी चयन मनोज रावत को लेकर बड़ा द्वंद्व चला, तमाम धुरंधर नेताओं ने दावेदारी की, लेकिन एक गुट चाहता था कि मनोज रावत लड़े, दूसरा गुट चाहता था कि दूसरा प्रत्याशी लड़े। एनी हाउ जो भी रहा, मनोज रावत को टिकट दे दिया, जबकि यार पिछली बार वो तीसरे नंबर पर रहे थे। कांग्रेस ने जो चंपावत का वो सॉरी कौन था सर बोला, पार्वती देवी वाले चुनाव में बागेश्वर में एक बढ़िया प्रयोग किया था उन्होंने जो दूसरे नंबर प्रत्याशी रहा था उसे अपना कैंडिडेट बनाया और बहुत अच्छी फाइट थी, नेक टू नेक फाइट दी उन्होंने। लेकिन इस बार आपने जो आपका प्रत्याशी तीसरे नंबर पर रहा उसी को रिपीट कर दिया। जहाँ तक मेरी जानकारी, एक दो जो वरिष्ठ नेता हैं वो असंतुष्ट हैं और वो अपने देहरादून तक सीमित रह गए। फिर बात हो रही है बीजेपी कैंडिडेट की। बीजेपी ने भी ये कहा, बीजेपी ने जितने भी उपचुनाव हुए, जो भी प्रत्याशी जो विधायक रहे उनके परिवारों को टिकट दिया। यहाँ ऐश्वर्या रावत टिकट मांग रही थी, उनको टिकट नहीं मिला। कुलदीप रावत जो दूसरे नंबर पे थे वो भाजपा में तो आ गए, लेकिन टिकट की अब उनसे प्रॉमिस ये किया गया कि 2027 में टिकट देंगे, 2027 टिकट देंगे। तो अब वहाँ जो चुनाव हो गया है वो राजपूत बनाम ब्राह्मण हो गया। तो पल्ला फिलहाल, क्योंकि जैसे धसमाना जी ने कहा कि सरकार लगी हुई है, तो ताकत तो पूरी दोनों पार्टी लगा रही है, लेकिन कितने दिल से लगे, जो दिल से काम करेगा वो चुनाव जीतेगा वहाँ पे। जी बिल्कुल, जैसे कि भसीन जी अभी इन्होंने बताया कि तीसरे नंबर पे मनोज जी थे, लेकिन मैं बात करूंगी साल 2017 की, जब आशा नौटियाल निर्दलीय लड़ी थी। हालांकि इस बार वो बीजेपी से प्रत्याशी के तौर पर उतरी हैं, लेकिन तब वो हार गई थी मनोज रावत से, और इस बार फिर से एक बार आमना सामना हो रहा है मनोज रावत वर्सेस आशा नौटियाल। क्या लगता है कहीं इस बार फिर से हार गई तो? देखिए, पहली बात तो मैं ये कहूँगा कि हमारे प्रिय मित्र धसमाना जी ने एक आरोप लगाया कि पूरी सरकार और पार्टी वहाँ पर काम कर रही है। तो इसका सीधा मतलब यह है कि कांग्रेस को मालूम है कि वहाँ हम चुनाव हारने वाले हैं, और यही कारण है कि अभी से वो बहानेबाजी शुरू हो गई है। हमने पहले भी देखा, जब कभी कांग्रेस हारने वाली होती है तो कभी वो सरकार पर अपना आरोप लगाती है, कभी वो ईवीएम की बात करती है, कभी चुनाव आयोग के ऊपर आरोप लगाती है। तो ये कहीं ना कहीं पर इनडायरेक्टली एक स्वीकारोक्ति है कांग्रेस की कि वे चुनाव हारने वाले हैं, और जब चुनाव हार जाएंगे तब सरकार के ऊपर ठीकरा फोड़ देंगे, पहली बात। दूसरी बात, जहाँ तक आशा नौटियाल जी का सवाल है, वे विधायिका वहाँ रही हैं और उनका अनुभव और जनसंपर्क बहुत अधिक है, और महिला होने के नाते जो उनका कार्य है निश्चित तौर पर बहुत ही अच्छा है। और हम ये भी जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी किस प्रकार से महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रही है, किस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उस क्षेत्र के विकास के लिए काम कर रहे हैं, किस प्रकार हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी वहाँ काम कर रहे हैं, और पूरी पार्टी एकजुट होकर के काम में लगी है। दूसरी ओर कांग्रेस के जो गुटबंदी है वो अपने आप में सबके सामने है। आज हरीश रावत जी ने बीजेपी को लपेटने के लिए एक बयान दिया, तो मैंने उनसे यही कहा कि आप अपने पार्टी की चिंता करिए जो गुटों में बटी पड़ी है। भारतीय जनता पार्टी तो एक ही है और हम एकजुट होकर काम कर रहे हैं। तो हमने देखा कि आशा जी को टिकट मिलने के बाद सब लोग लग गए, और यहाँ तक कि शीला रानी रावत जी की जो पुत्री है जो टिकट की दावेदारी कर रही थी, वे भी प्रचार में उतरी हुई हैं। जिस बयान की आप बात कर रहे हैं हरीश रावत की, उनका बयान यही है कि बीजेपी का एक गुट चाहता है कि मुख्यमंत्री अपनी कुर्सी हार जाएं और बीजेपी वहां पे हार जाए। तो क्या सच्चाई लगती है आपको, क्योंकि आपकी पार्टी के अंदर भीतर घात का डर तो कहीं ना कहीं सता रहा होगा? देखिए, जिस आदमी की, जिस नेता की अपनी पार्टी बिखरी हो तो वहां से ध्यान हटाने के लिए इस प्रकार के पैतरेबाजी की जाती है। हरीश रावत जी को पता है कि उनकी पार्टी कांग्रेस में बिखराव है, अब लोगों का ध्यान उधर ना जाए, इसलिए बीजेपी पर एक बात कह दीजिए। जबकि दुनिया जानती है कि हमारे यहाँ कोई गुटबंदी नहीं चल रही। जो बातचीत हुई वो पहले दावेदारी थी टिकट मिलने से पहले की, तो टिकट मिलने के बाद जो है सब लोग जो आशा नौटियाल जी के काम में लगे हैं, और सभी नेता, पूरी पार्टी उस काम में जुटी हुई है। और निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी, जैसा कि मैंने कहा,
पिछली बार हम नंबर 1 पर थे, शैला रानी जी हमारी प्रत्याशी थी, हम 8,000 वोटों से अधिक से जीते थे। इस बार निश्चित तौर पर हम इस संख्या को पार करेंगे। और जो मैं पहले भी कहा, अब प्रश्न केवल ये रह गया है वहाँ पर कि हम कितने मतों से अधिक जीतने वाले हैं। और जहाँ तक केदारनाथ में काम का सवाल है, तो हम कांग्रेस के समय के कामों को देखें, आपदा के समय में कांग्रेस ने जो आपदा पीड़ितों के लिए पैसा आया उसके भ्रष्टाचार को देखें, और जिस प्रकार से मोदी जी ने केदारनाथ का विकास किया है, जिस प्रकार धामी जिस काम में लगे हैं, तो वो भी सब जनता देख रही है। तो जनता को खोखले नारों से हम नहीं कर सकते, भ्रम में नहीं डाल सकते। तो हमारा विश्वास भी है कि जनता का आशीर्वाद पुनः जो है वो हमको प्राप्त होगा। चलिए, विश्वास कितना खरा उतरेगा ये तो नतीजे बताएंगे। धस्माना जी, आप बताइए, क्योंकि मंगलौर और बद्रीनाथ 2 चुनाव उत्तराखंड में उपचुनाव आप जीते। अब क्योंकि केदारनाथ में उपचुनाव हो रहा है, क्योंकि मुद्दे जो होते हैं सबसे ज़रूरी होते हैं, अब किन मुद्दों को लेकर आप केदारनाथ पे जा रहे हैं, वो मुद्दे आप बताइए हमें। रेणु, देखो, बहुत महत्वपूर्ण बात आपने करी मुद्दों की। भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार से, अभी आदरणीय भसीन साहब ने केदारनाथ की आपदा के बारे में बात करी, 2013 की आपदा के बाद कोई कल्पना नहीं कर सकता था कि आने वाले 5-7 सालों में यात्रा दोबारा शुरू हो पाएगी। 2013 की आपदा के बाद प्रधानमंत्री जी ने, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने जो वहाँ पे आर्थिक पैकेज डिक्लेयर किया था, उसके बाद जिस तेजी से काम हुआ, तो थोड़े ही दिनों में यात्रा दोबारा शुरू हो गई। और यात्रा शुरू नहीं हुई, बल्कि वहाँ पर जिस प्रकार से इतना बड़ा आपदा आने के बाद, इतना बड़ा डिजास्टर होने के बाद, उसका जो मैग्नीट्यूड था, जो उसकी पूरे राज्य के अंदर 35,000 वर्ग किलोमीटर था जो आपदा से प्रभावित क्षेत्र, उसमें केदारनाथ इसलिए फोकस में आ गया क्योंकि जान माल की बहुत बड़े पैमाने पर वहाँ पे नुकसान हुआ। लेकिन उसके बाद भी पूरे देश में जो संदेश गया, और पूरे देश ने देखा कि चंद दिनों में जो पैदल यात्रा का रूट था वो खोल दिया। और अभी 31 जुलाई को, जो बीती 31 जुलाई है, मैं गुप्त काशी में था। हमारी केदारनाथ धाम प्रतिष्ठा रक्षा यात्रा जा रही थी। उसी रात को आपदा आई, और आपदा आने के बाद 31 जुलाई के बाद सबसे ज़्यादा जो वहाँ पर इस समय लोगों में नाराज़गी है कि मुख्यमंत्री से लेकर के तमाम मंत्रीगण वो पूरे देश के अलग अलग राज्यों में चुनाव प्रचार में गए हुए थे। और वहाँ पर आज की तारीख तक जब पट बंद हुए तो वहाँ सामान्य स्थितियाँ बहाल नहीं हो पाई पैदल यात्रा की। सोनप्रयाग से लेकर के और मंदिर के जहाँ पर हेलीकॉप्टर उतरता है हेलोड्रम तक, वहाँ तक पूरा वॉश आउट था। और उस समय अपने चरम पर थी पूरी यात्रा। उस समय क्योंकि कांवड़ यात्रा चल रही थी, बहुत ज़्यादा लोगों के रजिस्ट्रेशन भी नहीं हो पा रहे थे क्योंकि कांवड़िए वहां जा रहे थे। कितने लोग बह गए, कितने लोग मर गए, कितना नुकसान हुआ, उसका आज की तारीख तक सरकार ने बार बार पूछने के बाद भी जवाब नहीं दिया। आपने कहा मुद्दे क्या होंगे? केदारनाथ पूरा पूछ रहा है, पहले तो उत्तराखंड ही पूरा पूछ रहा है। और आज सबसे ज्यादा शर्म की बात यह है कि जिस प्रकार से बेशर्मी के साथ झूठ बोला जा रहा है, सारे आपके टीवी चैनल से लेकर के सारे देश के चैनल से दिखाया कि प्रदेश के मुख्यमंत्री दिल्ली के बौराड़ी में केदारनाथ धाम मंदिर के नाम से बनने वाले एक मंदिर में वहां पर शिलान्यास में गए। उन्होंने कहा कि मैं शिला लेकर के आया हूं केदारनाथ से, और वहां पर उस उद्घाटन के बाद ये कहा कि जो केदारनाथ जी नहीं आ पाएगा, जा पाएगा, उसको पुण्य यहीं मिल जाएगा। उसके बाद जब वहां के पंडा पुरोहित समाज में, वहां के तमाम नागरिकों में, पूरे उत्तराखंड के अंदर लोग, क्योंकि 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक महत्वपूर्ण ज्योतिर्लिंग केदारनाथ का है, और पूरे राज्य के जब लोगों में नाराजगी हुई तब सरकार को बैकफुट में आना पड़ा। और उसके 3 महीने बाद सरकार ने जो उस मंदिर के नाम से जो पैसे उगाई हो रही थी, बाकायदा स्कैनर दे करके पैसा इकट्ठा किया जा रहा था, उसके बाद वो विड्रॉ किया। आज सरकार कह रही है ना हम वहां गए हैं, न हमने शिलान्यास किया है, न हमने ऐसी बात, वो तो ऑन रिकॉर्ड है, पब्लिक डोमेन में, सारा पूरा देश जान रहा है उस बात को कि कितनी नाराजगी। पूरी यात्रा जिस प्रकार से प्रभावित हुई 31 जुलाई के बाद, मैंने आपको बताया कि वहाँ के चाहे रिसोर्ट वाले हों, चाहे होटल वाले हों, चाहे ढाबे वाले हों, चाहे खच्चर वाले हों, चाहे कंडी वाले हों, जितने लोग हैं, आज यात्रा का इतना बुरा हाल हुआ। 24 वर्षों में इतनी खराब अव्यवस्था पूरी यात्रा में नहीं हुई जो इस बार केदारनाथ से लेकर के चारों धामों की यात्रा में हुई। वहाँ केदारनाथ के लोग तमाम इन सवालों को पूछ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, हमने नहीं कहा, वहां के पंडा पुरोहित समाज ने कहा, और हमने भी नहीं कहा। पंडा पुरोहित समाज से ऊपर
जो आदि गुरु शंकराचार्य की परंपरा के पूज्य शंकराचार्य और मुक्तेश्वरानंद जी हैं, जो उन्होंने सवाल उठाया कि 228 किलो सोना कहां चला गया। आपके जो मंदिर समिति के अध्यक्ष हैं, उन्होंने बाकायदा 228 किलो सोना दान देने की, 228 किलो सोने से पूरे मंदिर के गर्भगृह को दिव्य करने की, उसको स्वर्णमय करने की सारी बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस, बाकायदा अपनी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स में पोस्ट डाल करके ये कहा कि 228 किलो सोना आ गया। उसके बाद वहां के पंडा पुरोहित समाज ने सवाल उठाया कि साहब वो सोना तो पीतल में बदल गया, वो सोना कहां गया। और जब वो हल्ला हुआ, आज की तारीख तक सतपाल महाराज कहते हैं कि मैंने जांच करवा ली, मेरे पास रिपोर्ट है, चुनाव चल रहा है ना, आप रिपोर्ट को सार्वजनिक कर दीजिए, क्या क्या सच्चाई है। 228 नहीं, ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि इस बात को कांग्रेस ने नहीं कहा, इस बात को आदि गुरु शंकराचार्य की परंपरा के पूज्य शंकराचार्य जो ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य हैं और मुक्तेश्वरानंद जी, उन्होंने ये सवाल उठाया। और पूरा केदारनाथ नहीं, पूरा उत्तराखंड नहीं, पूरा देश नहीं, पूरे दुनिया के सनातनी हिंदू ये पूछ रहे हैं कि हमारे यहाँ जो केदारनाथ 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग है, उसमें जो सोना चढ़ाया गया था वो सोना कहाँ गायब हो गया। उस सोने को चढ़ाते वक्त जो वहां चांदी पहले लगी हुई थी 228 किलो से ज्यादा, वो चांदी कहाँ चली गई, इसका जवाब आज तक किसी को नहीं मिला। ठीक है भसीन जी, आप बताइए, क्योंकि ये पहला सवाल मेरा ये, यात्रा रूट डाइवर्ट करना और दिल्ली शिला ले जाना केदार की, तो कल सीएम धामी ने सौगंध दिखाई है कि ऐसा कुछ नहीं है, अफवाह फैलाई जा रही है, तो कितनी सच्चाई है इसमें, क्योंकि विपक्ष तो आरोप लगा रहा है। देखिए, कांग्रेस की पुरानी एक परंपरा रही है कि झूठ बोलो और भाग जाओ, और ये परंपरा केवल उत्तराखंड में नहीं है, बल्कि राहुल गांधी से लेकर के माफ करिए, मैंने आपके बिल्कुल नहीं बोला, नहीं, आप बिल्कुल गलत बोल रहे हैं। राहुल गांधी राहुल गांधी की चरित्र यही है, राहुल गांधी का चरित्र यही है, आपके नहीं, राहुल गांधी से अधिक जो नेतृत्व है, सबसे बड़े झूठे, सबसे बड़े झूठे कांग्रेस के नेता। जब आपके में नहीं बोला, जब मैं नहीं बोला, मैंने बात को सुना, अब आपके बोल रहे हैं ये कांग्रेस की बौखलाहट है, कांग्रेस की पराजय का प्रमाण है। अगर आप मेरी बात को नहीं सुन सकते, आप सुन नहीं सकते, किसकी बात करते हैं, तो आप झूठी सौगंध खाई जाएगी, कोई झूठी सौगंध नहीं खाई, कोई महापाप तो आप करते हैं। 12 करोड़ रुपए आपके मुख्यमंत्री ने अपने पर खर्च कर दिया, क्या बात करते हैं, पूरे भ्रष्टाचार के लिए आप जिम्मेदार है। उत्तराखंड को भागपार करने वाले, उत्तराखंड के आंदोलनकारियों पर गोली चलाने वाले कौन लोग हैं? कांग्रेस और सपा के दोस्त हैं। वास्तविक मुद्दे की बात कांग्रेस करती नहीं है। जो मुद्दे वो उठा रहे हैं, जो पंडे कह रहे हैं, अरे विकास की बात करिए ना। ये देखिए, मोदी ने वो प्रधानमंत्री का पूरा फोकस केदारनाथ में, कितना बिग डेवलपमेंट हुआ वहां पे, कितना काम हो रहा है वहां पे, ये विकास की बात तो करेंगे नहीं। पंडों ने ये कह दिया, पंडों ने ये कह दिया, पंडों ने ये कह दिया। आदि गुरु शंकराचार्य को आप नहीं मानते? मैं बोलता हूं उसके ऊपर, मैं जवाब दे रहा हूं। अरे मैं जवाब दे रहा हूं उसका। आप अतुल जी को बात करने दीजिए पूरी अपनी, आपके पास फिर आएंगे हम। अतुल जी अपनी बात पूरी कीजिए। हाँ, आप बात करिए, मैं अपनी बात कहना चाहूंगा, फिर आपके पास आएंगे। ठीक है। शंकराचार्य के बारे में जैसे वो पूजनीय है, सब कुछ है, लेकिन उनके बारे में जो कहा जाता है वो सब उसी सिलसिले में अपनी बात करते हैं। वो एक पार्टी पीछे से लाइन पे चल के बात करते हैं हमेशा। वो एक शंकराचार्य के पद पे आसीन है, श्रद्धा है उनके प्रति, लेकिन उनकी जितनी भी बातें हैं वो एक पार्टी लाइन से जुड़ के चल बात करते हैं हमेशा। तो वो मुद्दे की बात तो वो भी नहीं करते, धर्म की बात तो बाद में आएगी। तो पार्टी लाइन पे बात कर रहे हैं, उसी पार्टी लाइन को कांग्रेस ने उठा लिया। भाई विकास की बात क्यों नहीं कर रहे हैं आप? वहां पे चारधाम यात्रा में कितना इस बार यात्री ज्यादा आया, उसकी बात क्यों नहीं कर रहे हैं? आपदा आई, आपदा कांग्रेस के टाइम में आपदा आई थी, आपदा अभी भी आई, आपदा के कितने 4-5 दिन में यात्रा सुचारू कर दी गई, वो बात नहीं करेंगे आप। आपने कह रहे हैं कि साहब मनमोहन सिंह ने किया, ठीक है, उससे मनमोहन सिंह ने किया, वो प्रधानमंत्री थे, आज मोदी प्रधानमंत्री हैं, वो कर रहे हैं काम पूरा, तो उसकी बात करिए ना आप। लेकिन मुद्दे ना, विकास की बात होगी नहीं। अभी मुख्यमंत्री ने 36 विकास की घोषणाएं की है केदारनाथ के लिए, उसकी बात नहीं करेंगे आप। सोना चोरी के मुद्दे, घोषणाएं भी तो जब चुनावी माहौल बना उसके पहले की नहीं, चुनाव के आचार संहिता लागू होने से पहले किए वो, चुनाव होने से पहले, चुनाव घोषित होने से 4 दिन पहले घोषणा करी
और मैं जो आपसे धामी जी आपने घोषणा कहा नहीं, करते हैं, और मैं ये बात आपको मैं आपको जवाब दे रहा हूं। नहीं है। मैं अभी आपको आपके जवाब पास दे रहा आएंगे हूं। तो आप सोना जवाब चोरी का दीजिएगा। मुद्दा नहीं है, मैं आपका बता रहा हूं मुद्दा ही ना, नहीं है। मैं बात कर सोना रहा हूं चोरी ना। मुद्दा ही अरे नहीं है। आपका झूठ है सोने वो। चोरी के अगर बारे आपका में झूठ है, अरे हमारा झूठ आप नहीं है, बिल्कुल झूठ है। वहाँ के मैं पंडा बताता हूं पुरोहित आपसे, बोल रहे हैं, मैं बता रहा हूं वहाँ ना, के लोग पंडा बोल रहे हैं, पुरोहित की स्थानीय बात लोगों ने जिसने बोला। दान दिया आप है, जिसने वो 240 शंकराचार्य की कुंटल परंपरा का दान जिक्र दिया है, नहीं बोला। उसकी बात आप कर रहे हैं। शंकराचार्य को कांग्रेस का बता जिसने रहे हैं। 232 एक पार्टी की सच्चाई है, साहब, जिसने- आप बात कर रहे हैं। अब बौखला अरे ठीक है, ठीक है, देखिए, वसीम जी, किसी आपके को- पास अभी दिख रही है, वसीम जी, आप ठीक पराजय है, किया, ठीक है, आप वसीम पराजय जी, हो गए, आपके पास पराजय के वसीम सामने जी, खड़े हैं। देखिए, दस मेरे मिनट पास बाद और आपको है। चाहिए, हाँ। कार बौखलाए हुए सिखा हैं सकता हूं। और इसीलिए आप मुझे मैं बोलने नहीं दे आपको- मैं रहे, आपको आप सुन नहीं उनकी- सकते। ठीक है, वसीम आप जी, आप आपसे सुन मेरा नहीं सकते। सवाल ये है कि मीडिया पिछले प्लेटफॉर्म 2 दिन पे- से अरे गैरसैंण में उनको तो सीएम आप- धामी वो मौजूद है, आपके क्या पक्ष में लगता बोलेंगे है तो आप उन्हें इस बोलने उपचुनाव में दीजिए। ये ये क्या प्रभाव बात हुई? डालेगा पक्ष की उनका बात हो रही है। गैरसैंण अरे में भाई, मौजूद आदि होना? गुरु शंकराचार्य ने मैं कहा बात है, करता वो हूं बोले ना। आदमी। अरे मैं बात रसमाला जी करता हूं। शांत वो हो आदि गुरु जाइए। अतुल जी, शंकराचार्य मैं कांग्रेस के जवाब मेंबर थोड़ी दूंगा। है। सारी बात करूंगा। आदि गुरु शंकराचार्य ने नहीं, कहा कि मैं बात जो करूंगा, चोरी बात चोरी सुनिए। है, वो- उसका वो- जवाब बात दीजिए। सुनिए। सारी उसका जवाब देना पड़ेगा आपको। मैं क्यों जवाब जवाब दे देना रहे हैं, है आप उसका? झूठ बोलते हैं। अरे जवाब दे रहे सत्तार हैं। महाराज अरे ने मैं कहा कि जांच जवाब कराएं। कह रहा हूं, जवाब दे रहा हूं आप कौन ना। है? आप सुनते आप नहीं जांच है, करिए। आप सुनते नहीं है भाई। CBI है। आप बौखला आप- गए हैं, आप अरे मैं पराजय बौखला देख नहीं करके रहा हूं। अनर्गल मैं बोल बौखला रहे नहीं हैं। रहा हूं। अनर्गल अनर्गल बालूबाजी से 228 नहीं चलेगा। किलो सोना जनता, कहाँ है मैं बता रहा हूं आपसे, बोराड़ी मैं आप बता क्यों रहा है? हूं, मैं बता बोराड़ी रहा हूं में क्या आपसे। हुआ? शिला लेगा कि नहीं लेगा? ठीक है, बोराड़ी ठीक है, में? पहली बात। बस अरे बोलने आप दीजिए। बद्रीनाथ, कसम खा रहे हैं। बद्रीनाथ तो आप आपको कसम समझ खा रहे नहीं हैं। है। कमाल की बात है। बद्रीनाथ, झूठी इंदौर कसम में खा रहे किसका हैं। बनाया था गंगा जल की केदारनाथ? ठीक है, ठीक अब है, आप आप शांत हो बदनाम जाइए। करें। अरे अब आप बस एक बौखला जवाब रहे दीजिए। हैं, क्यों मैं नकलबाजी बौखला कर रहे नहीं हो? जब आप मैं सच सुनना बात नहीं बता रहा हूं चाहते, आपको। सच्चाई आप सुन नहीं सकते, सच्चाई मुझे इसीलिए बताइए ना, भागते हो। बोराड़ी गए अब कि मैं नहीं गए? बोलता हूं, ठीक है, बस आप बोराड़ी बोलना आप शुरू गए कर कि देते नहीं, हैं। ये बताइए। कांग्रेस शांत हो के जाइए। हर और नेता आप का हाल याद रहे, है, जब याद सच्चाई रहे, बोलते सामान्य हो हैं, गई। उनके 5 दिन लक्ष्य बाद उतारते हैं, 31 तब ये जुलाई परेशान को हो जाते हैं, इतनी जब बड़ी परेशान आपदा हो आई। जाते हैं। और सच्चाई यात्रा उनकी- 5 वहाँ दिन झूठ, होने तक वहाँ झूठ, पैदल यात्रा 12 सामान्य करोड़ नहीं हुआ रुपया है। इन्होंने और आप हरीश इतना रावत सत्य ने बोल रहे हैं, अपने इतना झूठ चेहरा बोल रहे हैं। चमकाने के ठीक लिए है, ठीक है, आप कैलाश शांत हो के जाइए, छोटे ये छोटे जवाब, मेरा रास्ता सवाल है। दूसरा है, मेरा गंगा सवाल जी में दूसरा खड़े है। होकर के अगर गंगा जल लेकर अरे के गंगा जल झूठी लेकर कसम खाई जा रही है। आपके इससे बड़ी कोई आपके मैं सबसे समझता बड़े हूं राहुल प्रधान गांधी जी की जिनको उससे बैठक ज्यादा दिया था अपमान कोई कर दिखाने नहीं के लिए सकता। ठीक है, जनऊ वसीम धारण जी, करते आप हैं। बात है कि झूठी कसम आपसे खा रहे मेरा हैं। सवाल करिए ना, दूसरा था। मेरा नंबर ठीक है। इनके बाद है, ऐसे ठीक थोड़ी है, बोलेंगे आप ये। बताइए, उनको भी चलिए। नहीं बोलने देंगे, मुझे ही बोलने ठीक है, अब देंगे। आप शांत क्या रहिए, तरीका आप है? जवाब दीजिए। मेरा हाँ, सवाल मुझसे दूसरा पूछिए, है, जवाब मेरा देता हूं। सवाल दूसरा है। मेरा सवाल ये है कि 2 दिन से गैरसैंण में सीएम धामी मौजूद हैं, तो जी। क्या चुनाव में इसका कहीं ना कहीं प्रभाव देखने को मिलेगा अब? देखिए, पहली बात तो ये है कि धामी जी का जो एक अपना काम का तरीका है, उनके बारे में पूरे प्रदेश में बात यह है कि वो जो कहते हैं उसे करते हैं। चाहे यूसीसी का मामला हो, चाहे नकल विरोधी मामला हो, चाहे महिलाओं का आरक्षण की बात हो, चाहे आंदोलनकारियों का आरक्षण की बात हो, और चाहे जो है वो धर्मांतरण की बात हो, चाहे जो अतिक्रमण हुए उनको हटाने की बात हो। सारे बड़े से बड़े और कड़े से कड़े कानून उन्होंने बनाए हैं जिसको पूरे देश के अंदर जो है फॉलो किया जा रहा है। पहली बात, जो कुछ वो कहते हैं उसको पूरा करते हैं, ये बात ऑन रिकॉर्ड है। और ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण बात है कि जनता का उनकी घोषणाओं पर विश्वास है, और आज उन्होंने जो भी कहा वो कल पूरा होगा, ये बिल्कुल तय है। एक बात, और दूसरी बात जो कही जा रही है सोने के बारे में, मैं ये कहना चाहता हूँ कि सोने के बारे में जिसे दान दिया, उस दानदाता ने आज तक नहीं कहा कि पैसा गड़बड़ हुआ है, उसे कभी आरोप नहीं लगाया। वो कुछ पता है, उसे कहा भी है, ऑन रिकॉर्ड नहीं आना चाहता कि मैंने 23.8 किलो सोना की परत चढ़ाई है। और जब टेक्निकली अच्छा, बनाने वाला कौन है? वो खुद है। वो वीकेटीसी ने नहीं बनाया था, उसको बनाने वाले कारीगर कहाँ से आए थे? वो वहीं से आए थे, उसकी कंपनी से आए थे, उन्होंने ही लगाया। और जिस समय तकनीकी कारणों से परत उतरी तो उसने फिर अपने बंदे भेजे और ठीक करवाया उसको। और आज तक उस व्यक्ति ने कभी भी एक भी जो है कहा नहीं कि मेरा सोना चोरी के। पहली बात। दूसरा, जो अपना केदारनाथ समिति है, बद्रीनाथ समिति है, उसने कभी भी उसको ATG का, इनकम टैक्स का छूट का सर्टिफिकेट ठीक नहीं है, दिया। सोना चोरी का मामला ही हटाते हैं। आप बताइए, बीजेपी, क्योंकि अभी तक शैला रानी रावत बीजेपी से ही वहाँ पे विधायक रही हैं, अब क्योंकि उपचुनाव हो रहा है, तो आप लोग क्या नए मुद्दे लेकर जनता के बीच जा रहे हैं जिससे जनता आपके प्रति लुभावित होगी? देखिए रेणु जी, हमारा जो मुख्य मुद्दा हमेशा रहा है, हमारा मुद्दा रहा है विकास का। चाहे मुद्दा केंद्र सरकार के सहयोग से, मोदी जी के आशीर्वाद से मिल रहा हो, काम हो रहा हो, चाहे धामी जी के नेतृत्व में काम हो रहा हो। हमने लोकसभा चुनाव में भी विकास की बात की थी और आज भी विकास की बात करें। और यही कारण है कि उत्तराखंड की जो तीनों लोकसभा की सीटें, तीसरा मौका है, हमने हैट्रिक लगाई। जनता ने हमें 5 की 5 सीटें दी और कांग्रेस को हराया। क्यों? क्योंकि कांग्रेस पर किसी का विश्वास नहीं है। इसी प्रकार से सारे मिथक तोड़ते हुए धामी जी के नेतृत्व में दोबारा भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी उत्तराखंड के अंदर। क्यों बनी? क्योंकि जनता का धामी जी के नेतृत्व पर और भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास है। कांग्रेस फिर हरा दिया गया। तो सीधा पैरामीटर है कि जनता किसी के साथ है। और जब मंगलौर और उसकी बात करते हैं, केदारनाथ की, बद्रीनाथ की, तो ये दोनों
सीटें हमारे पास नहीं थी। बद्रीनाथ की सीट भी पहले कांग्रेस के पास थी और मैंगलोर में भी पहले बसपा थी, हम नहीं थे। हम तो इस बार बिल्कुल 200 वोटों से पीछे रह गए केवल। और बद्रीनाथ की जो सीट है वो हमारे पहले नहीं थी। तो भारतीय जनता पार्टी कोई सीट नहीं खोई है। केदारनाथ सीट हमारे पास थी, हम इसको दोबारा जीतने वाले हैं। और अभी आगे देखिएगा आप
तो विधानसभा चुनाव होंगे तो धामी जी के नेतृत्व में हम विधानसभा में भी हैट्रिक बनाएंगे और मोदी जी तो लगातार काम कर रहे हैं, आगे भी करते रहे। धस्माना जी, मूल निवास भू कानून की आवाज भी केदार घाटी से गूंजी है और वहाँ की जनता चाहती है ये कानून लागू हो, तो इसको लेकर किस तरह से जनता के बीच आप जा रहे हैं, क्या प्लानिंग आपकी है? देखिए, बहुत अच्छा सवाल आपने किया है। कितना बड़ा लोगों के साथ फ्रॉड इस राज्य की सरकार और इस राज्य के मुख्यमंत्री कर रहे हैं। आप भू कानून की बात कर रहे हैं कि हम बहुत सख्त भू कानून लाएंगे, उसके लिए आप गैरसैंण में बैठक कर रहे हैं। नरेंद्र तिवारी जी की सरकार के द्वारा बनाया गया जो भू कानून था, जिसमें व्यवस्था थी कि अगर राज्य से बाहर का कोई व्यक्ति आकर के, मैं संक्षेप में बता रहा हूँ, बहुत शॉर्ट बोलूंगा, 3 मिनट के अंदर सारी बात, और उन्होंने ये व्यवस्था करी थी कि 500 गज जमीन, 500 स्क्वायर मीटर जमीन मकान बनाने के लिए और 12.5 एकड़ जमीन प्रयोजन बता करके, उस प्रयोजन के लिए आप यहाँ पर रिसोर्ट बनाना चाहते हैं, आप यहाँ पर होटल बनाना चाहते हैं, अस्पताल बनाना चाहते हैं, मेडिकल कॉलेज बनाना चाहते हैं, इंडस्ट्री लगाना चाहते हैं, जिस प्रयोजन के लिए जमीन लिए उस प्रयोजन के लिए आपको जमीन लेनी है परमिशन लेकर के। उस प्रयोजन के अलावा अगर आप उस जमीन का इस्तेमाल करेंगे या नहीं कर पाएंगे तय समय सीमा पर, तो वो जमीन राज्य सरकार में निहित हो जाएगी। इस पूरे कानून को नष्ट भ्रष्ट किसने किया? 2017 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब इस राज्य में आई, उसके बाद त्रिवेंद्र सिंह रावत जी से लेकर के और धामी जी तक उस पूरे कानून का सत्यानाश कर दिया गया। उस कानून को बिल्कुल नष्ट भ्रष्ट कर दिया गया और सारी वो कंडीशंस कि 12.5 एकड़ की, उन्होंने कहा आप जितनी मर्जी लैंड ले लें, पूरे पहाड़ के पहाड़ आज धन्ना सेठों ने और धन कुबेरों ने खरीद लिए। आप कुछ कर नहीं पाए। पूरे राज्य के अंदर जो ये कंडीशन थी कि अगर आप जिस प्रयोजन के लिए लेंगे वो प्रयोजन अगर आपने नहीं किया तो वो राज्य सरकार में निहित हो जाएगी। इसी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इन 7 सालों में वो कंडीशन हटा दी और आज स्थिति है पूरे पहाड़ में आप ये ढोंग कर रहे हैं, प्रपंच कर रहे हैं। अब चुनाव है केदारनाथ का, क्योंकि आप बद्रीनाथ हार गए, मंगलौर हार गए। 1 मिनट, आपने कहा कि मंगलौर हमारी नहीं थी, बद्रीनाथ हमारी नहीं थी। अरे राजनीति में सारी सीटें किसी की कभी पट्टा नहीं लिखा होता। सीटें आती हैं जाती हैं, लोग हारते हैं जीतते हैं, सरकारें भी आती हैं जाती हैं, लेकिन राज्य की जनता का जो हित है, आप कह रहे हैं कि हम जनता के सवालों पर, जनता के विकास के सवालों पर, मारचूला में 36 लोग मर गए, 27 लोग घायल हो गए। क्यों? क्योंकि आपकी जो परिवहन की व्यवस्था है राज्य की, उसमें ये व्यवस्था रही है कि जो वहां की सवारियां हैं पहाड़ के, हमारे पहाड़ के लोग रोडवेज की बस में यात्रा कर सके। और बस में, सड़क में गड्ढे, मैंने अभियान चलाया पूरे देहरादून में, गड्ढों में सड़क और सड़क में गड्ढे। राजधानी देहरादून की सड़कों के हालात इतने बदहाल थे कि मारचूला में जब वो ठीक है, आपसे मेरा जो सवाल था मैंने जवाब उसका ले लिया। अतुल जी, आप बताइए कि वास्तविक में जनता क्या चाहती है, कि क्या विकास वो चाहती है केदार घाटी की, और क्या क्या वहाँ पे होना चाहिए? संक्षेप में आप बताइए। भू कानून की बात की, भू कानून की आपने बात की थी। भू कानून की मांग बहुत तेजी से उठ रही है और इसकी जरूरत भी है, इसमें कोई दो राय नहीं। सरकार कब तक अंतिम फैसला ले, ये अलग बात है, लेकिन फिलहाल जो सरकार का रुख दिख रहा है वो ये पॉजिटिव दिख रहा है। एक तो नया कानून लाने की बात कर रहे हैं, कई जो, जैसा कि अभी धस्माना जी ने बताया कि जमीन ले ली गई थी, जो जिस पर्पज से जमीनें नहीं ली गई थी वो सरकार में निहित करने का काम शुरू हो गया है। इसी सरकार ने काम शुरू किया है। वो अभी अल्मोड़ा में हुआ है, अल्मोड़ा में कल एक उनका मनोज वाजपेयी की खबर और जा रही है उसमें, वो भी जमीन जा रही है, वो काम भी शुरू हो गया। कल की बैठक में भी सीएम ने कहा है कि हम सख्त भू कानून लेके आएंगे, लेकिन कानून बनाने के लिए कोई तैयारी करनी पड़ेगी ना। ऐसा तो आज हमने मांग किया, कल का कानून बनकर तैयार हो गया, फिर अब उसमें कमियां निकलेंगी, तो फिर प्रूफ कानून बनाने की कोशिश सरकार कर रही है। ये कब तक अंतिम फैसला होगा, ये देखने वाली बात होगी। ठीक है, धन्यवाद अतुल जी, भसीन जी और धस्माना जी, आप तीनों का आपने इस मुद्दे पर चर्चा करी। तो दर्शकों, 20 नवंबर को केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव में वोट डाले जाएंगे और 23 नवंबर को वोटों की गिनती होगी, नतीजे आएंगे। कांग्रेस वर्सेस बीजेपी इस वक्त केदारनाथ में देखा जा रहा है। अब देखने वाली बात होगी, क्योंकि मुद्दे कई हैं, भू कानून है, मूल निवास है, केदार घाटी में बेरोजगारी भी है और भी कई सारी योजनाएं हैं जिन पर कार्य होना था लेकिन हुआ नहीं है। देखने वाली बात होगी कि जनता के मन में क्या है, जनता किसे विजयी बनाती है, जीत का ताज पहनाती है, ये सब 23 नवंबर को देखने को मिलेगा। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।